जिसे लैंड ऑफ फॉरेस्ट भी कहा जाता है, जहाँ गहरे जंगल, हिल्स, प्लेट्यूज, वाटरफॉल्स, लंबी लंबी नदियाँ और ना जाने कितना कुछ है। झारखंड अकेले इंडिया का 40% मिनरल्स प्रोड्यूस करता है। इतना कुछ सुनने के बाद आपने मन में जरूर कहा होगा कितना सुंदर स्टेट है, लेकिन रियलिटी कुछ और ही है मेरे दोस्त। यह जमीन इतनी गर्म हो चुकी है कि सफेद धुआं निकलता हुआ दिखता है। धुआं जैसे चारों तरफ फैल जाता है, चारों तरफ सफेद धुआं ही नजर आएगा। नहीं, कुछ नहीं है। अगर मान लिया जाए अगर मेरा जमीन है, मेरा रेती जमीन है, तो क्या मेरा रेती जमीन का कुछ मुआवजा नहीं देगा बीसीएल? बिल्कुल देना चाहिए। घर का पैसा नहीं देगा, रहने का हमको जगह नहीं देगा, कि हमको घर से बेघर करेगा। कहाँ जाओगे? आप तो बोल देंगे चल जाओ, कहाँ जाइएगा? उसका कोई सुविधा लोग डायरेक्ट होता अपना जान बचाने के लिए किसका बंगला में चले जाए, जीएम के बंगला में चले जाए यहाँ से रहने के लिए। इवन कई लोग झारखंड को जानते तक नहीं है। कोई भारत माता की जय नहीं बोल रहा है। भारत माता की जय होना चाहिए ना। झारखंड से हम जानते हैं, झारखंड को कोई नहीं जानता है। पहले झारखंड को कोई चिन्हे तो। आज पबजी खेलते हैं, कहाँ से हो भाई? झारखंड से हो, कोई जान रहा है? देश ने जो जितनी गलत चीज झारखंड के साथ की है वो किसी और स्टेट के साथ नहीं। क्यों? झारखंड हमारे देश को सबसे ज्यादा मिनरल्स देता है, यूरेनियम देता है, सबसे ज्यादा कोयला देता है, सबसे ज्यादा। पर हमने क्या दिया वापस झारखंड को? हमने उनको दिया जलती हुई जमीन दी उनको वापस, उनसे कोई नौकरी नहीं दी, वहां पर कोई लोकल्स को हमने नौकरी नहीं दी। एक्चुअली झारखंड वो नहीं है जो आप अब तक सोचते आ रहे थे। यहाँ की सच्चाई कुछ और ही है जिससे हम अब तक अनजान हैं। तो आइए इस पूरे डॉक्यूमेंट्री में झारखंड की पूरी स्टोरी को समझते हैं। अभी बजट इनका बना, झारखंड को ठेंगा दिखा दिया। अगर हम लोगों ने ठेंगा दिखा दिया पूरा देश अंधकार में चला जाएगा। लेकिन आज झारखंड सवाल ये कर रहा है, बदले में झारखंड को क्या मिला? झारखंड हमेशा से ही जंगल और ट्राइबल रीजन रहा है, जहां 26% से भी ज्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन रहती है। ईयर 2000 से पहले झारखंड बिहार का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन नवंबर 2000 को झारखंड और बिहार दोनों सेपरेट स्टेट बन गए। झारखंड के बिहार से अलग होने के पीछे कई सारे रीजन्स थे। लाइक वहाँ के जो लोकल ट्राइबल लीडर्स थे, उनकी लैंग्वेज, कल्चर और लाइफ स्टाइल्स बिहार के दूसरे लोगों से बहुत अलग थी, जिसके कारण यहाँ के जो लोकल ट्राइबल लीडर्स थे उन्होंने एक नया सेपरेट स्टेट बनाने का फैसला किया। झारखंड को बिहार से अलग करवाने के पीछे जयपाल सिंह मुंडा का बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। जयपाल सिंह मुंडा ने साल 1949 में झारखंड पार्टी की स्थापना की, जो आगे चलकर कांग्रेस के साथ मिल गई। इस पार्टी का मेन गोल था झारखंड को सेपरेट स्टेट बनाना। साल 1952 के इलेक्शन में इस पार्टी ने बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली में अकेले टोटल 34 सीट जीत गई और सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी बन गई। साल 1955 में इस पार्टी ने पहली बार झारखंड को सेपरेट स्टेट बनाने की बात को उठाया, लेकिन यहाँ बहुत सारे लैंग्वेज होने के कारण लाइक हिंदी, संथाली, खरिया, नागपुरी, खोरठा और माइनॉरिटी ट्राइबल ग्रुप के कारण जो डिमांड किया गया था उसे पूरी तरह नेग्लेक्ट कर दिया गया। तकरीबन 8 से 10 साल तक झारखंड को अलग स्टेट बनाने की बात दबी रही और साल 1963 तक झारखंड मूवमेंट बिल्कुल वीक हो गई। फिर शिबू सोरेन, जिन्हें दिसम गुरु भी कहा जाता है, उन्होंने और विनोद बिहारी महतो ने झारखंड मुक्ति मोर्चा, जिसे जेएमएम भी कहा जाता है, उसकी निर्माण की। इस पार्टी ने जितने भी ग्राउंड लेवल की प्रॉब्लम्स थी उसे पॉलिटिकल प्रॉब्लम बनाकर लोगों का सपोर्ट जीता। लाइक माइनिंग के नाम पर जो लोग भी अपना जमीन खो रहे थे उनके लिए इस पार्टी ने आवाज उठाई। जेएमएम पार्टी ने सिटी से ज्यादा गांव और ट्राइबल बेल्ट पे ज्यादा फोकस किया। लोकल पीपल्स के प्रॉब्लम को उठाकर उनका सपोर्ट जीता और धीरे धीरे जो झारखंड को सेपरेट स्टेट बनाने का मूवमेंट शुरू हुआ था उसे मास लेवल पर ले गया। इस पार्टी ने ट्राइबल पीपल्स को उनके राइट्स के बारे में बताया और इस तरह धीरे धीरे लोग इस मूवमेंट से जुड़ने लगे। इस दौरान कई सारे प्रोटेस्ट और रैलीज को ऑर्गेनाइज किया गया। माइनिंग और लैंड इश्यूज के खिलाफ अलग अलग जगहों पर आंदोलन हुई, लाइक कोयल करो मूवमेंट, धान कनाव आंदोलन, जंगल बचाओ आंदोलन। झारखंड को सिर्फ इस बात से अलग किया गया था ताकि यहाँ के जो आदिवासी हैं उनकी
कल्चर और लैंग्वेज को प्रोटेक्ट किया जा सके और यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक किया जा सके। लेकिन इस डिवीजन के 25 साल बाद भी आज झारखंड भारत के सबसे बैकवर्ड स्टेट में से माना जाता है। आज इस स्टेट को रिच स्टेट ऑफ द पुअर का टाइटल मिला है। लेकिन सवाल ये है कि क्यों झारखंड रिसोर्सेस में इतना रिच होने के बावजूद भी आज एक बैकवर्ड स्टेट बनकर रह गया। तो आइए इस टॉपिक को नेक्स्ट चैप्टर में पूरी डिटेल में समझते हैं। अगर हम नीति आयोग की नेशनल मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स रिपोर्ट की माने तो आज भी झारखंड की 42.16% पॉपुलेशन मल्टी डायमेंशनली पुअर है। यानी ये स्टेट आज भी हेल्थ, एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के इंडिकेटर्स में लैग करता है। झारखंड की पर कैपिटा इनकम लगभग 92,000 रुपीज पर ईयर है, जो नेशनल एवरेज के ऑलमोस्ट हाफ है। और इन सब रीजन्स की वजह से झारखंड को बैकवर्ड स्टेट में से गिना जाता है। झारखंड में डेवलपमेंट होने के पीछे मल्टीपल रीजंस हैं। सबसे पहला रीजन है इसका मिनरल वेल्थ, क्योंकि झारखंड के पास अकेले भारत का टोटल 2/5 मिनरल वेल्थ है। देश का 27% कोल, 26% आयरन और 18% कॉपर इसी स्टेट से आता है। इसके बावजूद यहाँ के लोग बेहद गरीबी में जी रहे हैं। तो खाना पीना कैसे होता है दादा? चाष करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, इसीलिए होता है। काम होगा तब ना काम करेंगे हम लोग। अभी हम लोग का चापाकल भी कुछ पानी की व्यवस्था भी कुछ नहीं है। 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूरी से लेके आ रहे हैं। कि सरकार घर देगी, कोई आया बताने? नहीं है। यहाँ करप्शन इतना ज्यादा है कि जो गवर्नमेंट जॉब की अपॉर्चुनिटीज आती है उन्हें कैंसिल करना पड़ता है। जैसे फरवरी 2024 में झारखंड सीजीएल 2024 का एग्जाम कैंसिल कर दिया गया। जेपीएससी की एग्जाम में पेपर लीक की खबरें आई। ये सारी परेशानियां बताती है कि झारखंड रूट लेवल से टॉप लेवल तक पूरी तरह डिस्टर्ब हो चुका है। और ये बात तो पूरी तरह साफ है कि यहाँ के पॉलिटिशियन ने झारखंड को बेड़ियों में जकड़ रखा। झारखंड के पिछड़े होने के पीछे दूसरा मेन रीजन है झारखंड की अनस्टेबल पॉलिटिक्स। झारखंड की फॉर्मेशन आज से 25 साल पहले हुई थी, लेकिन छोटे से इतिहास में यह राज्य 13 चीफ मिनिस्टर देख चुका है। यानी यहाँ एक चीफ मिनिस्टर एवरेज 2 साल के लिए रूल कर पाता है। सिर्फ पहले 14 साल में यहाँ 9 बार सरकार बदली और 3 बार प्रेसिडेंट रूल लगाया गया। अब इस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं, जैसे कि कंसिस्टेंट पॉलिसीज नहीं बन पाती, ना ही उन पॉलिसीज पर कंसिस्टेंटली काम हो पाता है। पर सोचने वाली बात ये है कि ये होता क्यों है इतनी अनस्टेबल पॉलिटिक्स झारखंड में। देखिए, सबसे बड़ा रीजन है इलेक्शन में मल्टीपोलर कॉन्टेक्स्ट। झारखंड एक ऐसा स्टेट है जहाँ के इलेक्शंस में कभी भी कोई सिंगल पार्टी डोमिनेट नहीं करती, बल्कि यहाँ भारत के 2 बिगेस्ट नेशनल पार्टीज बीजेपी और कांग्रेस के अलावा मुक्ति मोर्चा और आरजेडी जैसे पार्टीज भी फाइट करती है। और हर पार्टी का अपना अलग वोट बैंक भी है। जैसे झारखंड के नॉर्थ और सेंट्रल रीजन्स में 35 से 50% वोट सिर्फ बीजेपी को जाती है, जिसमें हजारीबाग, कोडरमा और गिरिडीह आते हैं। इसी तरह जेएमएम को 40 से 55% वोट सिर्फ दुमका, जामतारा, गोड्डा, साहिबगंज और पाकुर रीजन से मिलता है। तीसरा जो सबसे मेन रीजन है वो है रिसोर्स कर्स। झारखंड में ऑलमोस्ट 40% मिनरल्स पाए जाते हैं, लेकिन कभी भी यहाँ के लोकल पॉपुलेशन को इन मिनरल वेल्थ का बेनिफिट ही नहीं मिला, क्योंकि आज सिचुएशन ये है कि ज्यादातर माइनिंग वेल्थ को माइनिंग करने वाले माफियाज ने टाइम के साथ कैप्चर कर लिया। एक डीजीएमएस के ऑफिशियल ने रिवील किया था कि झारखंड में जितने भी रिच नेचुरल रिजर्व्स हैं, वहाँ माफिया कल्चर एग्जिस्ट करते ही हैं, चाहे वो कोल हो या आयरन ओर या सैंड रीजन हो। तो धनबाद में ही कोयला माफिया एलबी सिंह के 16 ठिकानों पे छापेमारी की जा रही है। दूसरी तरफ जितने भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो झारखंड के मिनरल को एक्सपोर्ट करती हैं, वो यहाँ के लोकल्स को ना ही कोई फंड्स प्रोवाइड करती है, ना ही रहने के लिए जगह देती है। बस यहाँ के लोकल जैसे तैसे जी रहे हैं, डेली कमाई कर रहे हैं, कोल्स को इकट्ठा करते हैं, उन्हें बेचते हैं और घर चलाते हैं। इन सब रीजन्स के कारण झारखंड कभी डेवलप कर ही नहीं पाया और यहाँ के लोग अभी भी गरीबी से जूझ रहे हैं। यहाँ तक लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ रहा है। तो क्या हम झारखंड को इसी तरह बर्बाद होते हुए देखते रहे या कोई एक्शन भी लें?
झारखंड एक ऐसा राज्य है जिसे मेन स्ट्रीम में लाना बेहद जरूरी है, क्योंकि इसके बिना भारत के डेवलपमेंट की कल्पना भी नहीं की जा सकती। भले ही महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु को भारत के इंजन माने जाते हैं, लेकिन ये बात भी सच है कि इन ग्रोथ इंजन को चलाने के लिए जो कोयला, लोहा और बाकी रिसोर्सेज चाहिए उसका बड़ा हिस्सा झारखंड से ही जाता है। और झारखंड में वो सारी क्षमताएं हैं जो भारत को एक लीडिंग स्टेट बना सकती है। बस जरूरत है एक सॉल्यूशन बेस्ड अप्रोच की, एक सिस्टम की, ताकि झारखंड की वो सारी एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके। सबसे पहले तो झारखंड को जरूरत है एक स्टेबल गवर्नमेंट की, ताकि स्टेट में कंसिस्टेंट पॉलिसीज बनना शुरू हो। स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो कि अपने यहाँ करप्शन को खत्म करे, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करे, इंडस्ट्रीज को डेवलप करे, जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करे और सिटीजन्स को एम्पावर करने के लिए एजुकेशन से लेकर वाटर और इलेक्ट्रिसिटी जैसी बेसिक फैसिलिटीज प्रोवाइड करे। लेकिन इन सब के बावजूद अगर कोई और सॉल्यूशन है तो वो है झारखंड के पब्लिक परसेप्शन को चेंज करना, क्योंकि झारखंड की छवि एक गरीब और अंडर डेवलप्ड स्टेट की है, जिसे अभी के टाइम में चेंज करना बहुत जरूरी है। आज जो लोग, बुजुर्ग और बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने स्टेट को लेकर थोड़ा पॉजिटिव और सीरियस हो, क्योंकि वो आप ही हो जो अपने स्टेट को एक सही दिशा में ले जा सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। पिछले कई दिनों से मैं इस वीडियो पे काम कर रहा था, अच्छा खासा मेरा दिन चला गया एंड होप जो मैंने कहना चाहा इस वीडियो के थ्रू, जो बताना चाहा मैंने वो बता दिया। एंड मैं ये सवाल आप पे छोड़ता हूँ कि क्या सच में झारखंड को डेवलप करना चाहिए या फिर नहीं। सो अभी के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।